वेलकम टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 11 शुरू किया था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर 11 था कार्य तथा ऊर्जा। इसमें हमने 11.1 का 3 कंप्लीट किया था। आज हम 11.2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11.2 ऊर्जा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है और ऊर्जा की आवश्यकता हमारे जीवन में और हर कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है और हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। तो हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से और ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में जानते हो? बता सकते हो मुझे? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा के और भी बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, और ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, पर विज्ञान में इसका एक निश्चित और परिशुद्ध अर्थ है। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जब तीव्र वेग से गतिशील जो क्रिकेट की गेंद है वो स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरती है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। और आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है ना। तो हमने बच्चों को खिलौने, जैसे उनके मोटर कार खिलौने होते हैं, उनमें चाबी भरते हुए देखा है और जब वो खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। उसी तरह जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो और बल को हटा लेते हैं तो वो अपनी मूल आकृति में वापस आ जाता है। पर यदि हम गुब्बारे को और अधिक बल से दबाएं तो वो एक विस्फोटक ध्वनि करते हुए फट सकता है। फ्रेंड्स, तो ये जो सभी उदाहरण हैं इसमें वस्तुएं और विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। और यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। ओके, तो जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो वो कैसे कार्य करती है? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है और दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण कर लेती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार ये गति में आ सकती है ना। तो इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो कार्य कर सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ठीक है, क्या कहा कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, मतलब जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है ना। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हुआ? जूल हुआ। तो 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ओके, तो कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक को किलो जूल, ठीक है, किलो जूल का उपयोग किया जाता है और 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11.2 का 1 ऊर्जा के रूप। फ्रेंड्स, हम जिस संसार में रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है और विभिन्न रूपों में, जैसे कि क्या है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, ये सब सम्मिलित हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक बहुत ही प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। वो अपनी विद्युत और ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए और
उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बताया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया और ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक मान की खोज की। ऊर्जा और कार्य के मात्रक का नाम जूल है। हमने बार बार पढ़ा है ना, जूल जूल बोलते हैं। तो जूल कैसे पढ़ा? तो इन्हीं के नाम के आधार पर पढ़ा और उन्हीं के सम्मान में रखा गया। क्या नाम था उनका? पूरा नाम क्या था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। इनका जन्म हुआ था 1818 में और मृत्यु हुई थी 1889। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं 11.2 का 2 गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा के बारे में कैसे समझेंगे? तो एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है और एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। मतलब कोई मान लो दो गाड़ी है ना, दो कार हैं, तो दोनों चल रही हैं। तो एक जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा कार्य कर रही है, अधिक कार्य कर रही है। उसी तरह एक गतिशील गोली या बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। जैसे गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है, बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है, या फिर गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है ना, इसीलिए होता है। कैसे? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है ना, जिसी के कारण पवन चक्की की पंखुड़ियाँ जो हैं घूम पाती। उसी तरह से गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार या लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ कोई खिलाड़ी, इन सब में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। ओके, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु को गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। तो इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं तब ये समझ में आएगा। मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती जाती है ना। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ती जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। और किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है, ये हम परिभाषा के अनुसार देखते हैं। क्या है परिभाषा? जो मैंने अभी पढ़ा कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। ठीक है, तो आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग है ना, एक समान वेग u से गतिशील है। अब मान लीजिए इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, तो वस्तु इस दूरी तक विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 11.1 जो समीकरण हमने कल प्राप्त किया था, क्या था वो? W बराबर Fs, ये था हमारा 11.1 समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ था। तो उसी के अनुसार किया गया कार्य WFs के बराबर है। ओके, तो वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए इसका वेग क्या है? u है, तो u से v हो जाता है। तो मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान a है। ठीक है, आपको पता है ये a क्या है? त्वरण का मान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए 8वें चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में जाना था, है ना। तो एक समान त्वरण a से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और विस्थापन के बीच क्या संबंध था? तो ये संबंध था v का वर्ग बराबर u का वर्ग बराबर 2as। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक समीकरण प्राप्त हो जो हमारा पिछला समीकरण था 8.7, है ना। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s बराबर v का वर्ग माइनस
यू का वर्ग बटे 2a। तो यहाँ हमको 11.2 मतलब 11.2 एक अगला समीकरण हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने चैप्टर 9.4 में हमने पढ़ा था कि F बराबर ma। क्या पढ़ा था? F बराबर ma। इस प्रकार समीकरण 11.2 को 11.1 में रखने पर, है ना, W बराबर FS में रखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो W बराबर ma v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे 2a, है ना, या फिर W बराबर 1/2 m v का वर्ग ऋण u का वर्ग। यहाँ पर हमको एक और समीकरण मिल गया 11.3। तो फ्रेंड्स यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, मतलब u बराबर 0 होती है, तब क्या हो सकता है? तो W बराबर 1/2 mv का वर्ग। यहाँ पर हमको 11.4 समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, यदि u बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा? 1/2 mv का वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो E k बराबर 1/2 mv का वर्ग। यहाँ पर हमको 11.5 समीकरण मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हल करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 15 किलोग्राम, वस्तु का वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो समीकरण 11.5 से देख रहे हैं समीकरण, तो इसके अनुसार E k बराबर 1/2 mv का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 गुणित 15 किलोग्राम गुणित 4 मीटर प्रति सेकेंड गुणित 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको 120 जूल प्राप्त होगा। ठीक है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 120 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं 11.2 का 3 स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स आप एक रबर बैंड, है ना, या रबड़ का एक छल्ला लीजिए, उसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाता है, छल्ले के एक सिरे को छोड़िए तो क्या होगा? तो छल्ला अपनी जो उसकी प्रारंभिक लंबाई थी वो प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करेगा, और स्पष्ट है कि छल्ले अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर लेते। ठीक है, और खींचने पर ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है? और उसी तरह से मान लीजिए एक स्लिंकी मतलब एक स्प्रिंग होता है, जो जैसे पेन में लगा होता है स्प्रिंग, और कई चीज़ों में स्प्रिंग लगी होती है, उसको स्लिंकी बोलते हैं। तो उसको अगर आप खींचोगे, है ना, एक सिरे को पकड़कर खींचोगे तो वो मतलब खींच के छोड़ोगे तो क्या होगा? स्लिंकी किस प्रकार से ऊर्जा उपार्जित करेगी? क्या स्लिंकी दबाने पर भी ऊर्जा उपार्जित करेगी, मतलब उसमें ऊर्जा स्थिर हो जाएगी? फ्रेंड्स मान लीजिए कार का खिलौना है, इसमें चाबी भर रही है तो उसको चाबी भरने पर अगर हम उसको जमीन पर छोड़ देते हैं तो वो कार जो है चलने लगती है। ठीक है, तो क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए जो उसमें लपेटन होती है, उसके अंदर एक तार लपेटी गई होती है, उसके कारण ही होती है। तो फ्रेंड्स ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे कार के खिलौने वाले, स्प्रिंग वाले और रबर वाले,
तो इन परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, ठीक है। और किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि वो वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है, ठीक है। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हो तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हो और बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और उसी प्रकार किसी खिलौने कार की चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं और उसके अंदर जो कमानी होती, जो लपेटा होता है, तो उसमें स्थानांतरित कर दी जाती है जो ऊर्जा है वो, और जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल और देख लो आप। मान लो एक धनुष होती है, उसमें एक बाण लगा देते हैं और उसकी डोरी को खींचते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है ना। तो ये भी उसका एक उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं 11.2 का 4, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। तो मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है और वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल उस वस्तु के भार के बराबर मतलब mg है, ठीक है। तो वस्तु के इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य किया गया कार्य जो है वो W है ना। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। तब किया गया कार्य W बराबर बल गुणित विस्थापन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? mg बराबर h या फिर mg h भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी और ये वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP कहलाती है, ठीक है। या EP बराबर mgh। तो ये हमारा एक और समीकरण मिल गया 11.6। फ्रेंड्स, वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थितिज ऊर्जा के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों को की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करती है, न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है।
इसमें ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां एक गुटका है ना स्थिति ए से स्थिति बी तक दो अलग अलग पथों से पहुंचाया गया है। यहाँ पर सीधे पथ से और यहाँ पर इस मुड़े हुए पथ से पहुंचाया गया है। तो मान लीजिए ऊंचाई ए बी बराबर h है, तो दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य mgh होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब एक एग्जाम्पल फिर से देखते हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन को। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है। ठीक है, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो हमको परिकलन करना है इसका। तो G का मान कितना है 9.8 ms2 मतलब 9.8 मीटर सेकेंड का वर्ग। ठीक है, चलिए हल देखते हैं इसका। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, विस्थापन मतलब ऊंचाई में उसको ऊपर उठाया जा रहा है ना, इसलिए h, तो ये कितना है 6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 9.8 मीटर सेकेंड का प्रति सेकेंड का वर्ग। तो फ्रेंड्स समीकरण 11.6 से स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। तो यहाँ पर क्या होगा 10 किलोग्राम गुणित 9.8 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड का वर्ग गुणित 6 मीटर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 588 जूल हमको प्राप्त हो जाएगा और यही क्या होगी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 588 जूल। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। 11.2 का 5वां, क्या ऊर्जा की विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? तो फ्रेंड्स क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा के रूपांतरण के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि हरे पौधों का खाना बनाना, उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों बहती है? कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने हैं? और किस प्रकार से ऊर्जा रूपांतरण एक जल चक्र को बनाए रखता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप हैं, है ना, जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, तो ये परिवर्तनीय है। 11.2 का 6 ऊर्जा संरक्षण का नियम। फ्रेंड्स हम जानते हैं, जो हमने पिछले कुछ जो भी हमने पढ़ा अभी उसमें हमने सीखा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको। तो इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ओके, और ऊर्जा, ये जो ऊर्जा संरक्षण के नियम हैं उसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। ठीक है, रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा हमेशा अचर रहती है। ठीक है, क्या रहती है? अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। ठीक है, मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। ठीक है, तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh होगी और गतिज ऊर्जा शून्य होगी। तो गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग भी शून्य है। तो इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यदि दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा mv का वर्ग होगा। ठीक है, तो वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होता है
और इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग भी अधिकतम हो जाता है। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। फिर सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर अचर। ठीक है, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो mgh प्लस mgh धन 1/2 mv का वर्ग बराबर अचर। यहाँ पर हमारा एक और समीकरण मिल गया 11.7। ठीक है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की को मतलब उसकी उपेक्षा की गई है। ठीक है, इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11.3 कार्य करने की दर। तो फ्रेंड्स, क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण समान दर से करती हैं? कोई अभिकर्ता या एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। तो चलिए इसको हम कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है और अधिक शक्तिशाली वाहन या कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा में हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरा करा सकता है। हम मोटर बाइक या मोटर कार जैसे मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं और इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार ये है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। ठीक है, तो शक्ति जो है वो किए गए कार्य की गति को मापती है, मतलब कार्य कितनी शीघ्रता से या देरी से किया गया है इसको मापती है। और तो शक्ति की परिभाषा क्या हुई? तो शक्ति की परिभाषा के अनुसार कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या फिर शक्ति को पावर बोला जाता है या P से डिनोट करते हैं तो W बटे T। तो यहाँ पर हमारा एक और समीकरण हमको प्राप्त हो गया 11.8। ठीक है फ्रेंड्स, तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है और इसका प्रतीक W है। ओके, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, या फिर 1 W बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या फिर 1000 जूल प्रति सेकेंड सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता या एजेंट विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा ज़्यादा उपयुक्त होती है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर, सोपान मतलब सीढ़ियों पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 90 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लीजिए। ठीक है, तो चलिए हल देख लेते हैं इसका। लड़के का भार कितना है? mg बराबर 50 किलोग्राम गुणित 10 का
10 मीटर का वर्ग बराबर 500 न्यूटन। ठीक है। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई h बराबर 45 गुणित 15/100 मीटर बराबर 6.75 मीटर। चढ़ने में लगा कुल समय कितना है, t बराबर 9 सेकेंड। ठीक है। तो समीकरण 11.8 से शक्ति P बराबर किया गया कार्य बटे लिया गया समय, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, mgh बटे t। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मान रखकर 500 न्यूटन गुणित 6.75 मीटर बटे 9 सेकेंड। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, 375 वाट। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। लड़के की शक्ति कितनी है, 375 वाट। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं 11.3 का 1, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है और ये ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है, इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है। किलोवाट घंटा। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है, और यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो ये 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। ठीक है। तो इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलो मतलब कार्य के लिए किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणित 1 घंटा। ठीक है। तो 1000 वाट गुणित 3600 सेकेंड। ठीक है। 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो यहाँ पर 36 लाख जूल हो गया। तो यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10 का घात 6 जूल। ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फ्रेंड्स, घरों में और उद्योगों में और कई व्यावसायिक जो संस्थान हैं उनमें व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कि 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर 1 यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये लास्ट ही है। तो 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा को ऊर्जा की यूनिट का परिकलन कीजिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है, 60 वाट मतलब 0.06 किलोवाट। ओके। तो उपयोग किया गया समय t बराबर 6 घंटा। तो यहाँ पर ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित लिया गया समय मतलब P बराबर W इंटू T। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 0.06 किलोवाट गुणित 6 घंटा, है ना, बराबर 0.36 किलोवाट घंटा। तो कैलकुलेट करने पर हमको यहाँ पर क्या मिला, 0.36 यूनिट। तो बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम कल से चैप्टर 12 देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए, क्योंकि लोग ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं। कमेंट तो करते हैं जो उनके मन में आता है वो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं, है ना। फ्रेंड्स, हमारा एक नया चैनल रूलर एकेडमी जो है, जिस पर मयंक सर आपको डेली के करंट अफेयर्स देते हैं, तो वहाँ पर जाइए और करंट अफेयर्स से अपडेट रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।